दोस्तों, क्या आपने कभी पुरानी इमारत की दीवार पर या छत पर पीपल का पेड़ उगते हुए देखा है? वहाँ मिट्टी भी नहीं होती, फिर वो पेड़ वहाँ कैसे आया? और एक ऐसी जगह जहाँ ज्वालामुखी फटने के पश्चात काला पत्थर रहता है, लेकिन कुछ साल बाद अपन देखते हैं या हजारों साल बाद एक घना जंगल बन जाता है। तो इसे कहते हैं प्रकृति का अपना इंजीनियरिंग प्रोसेस। एक ज्वालामुखी काला पत्थर, वहाँ से एक पूरा जंगल बन जाता है। ये पूरा सिस्टम एक ये पारिस्थितिकी का इंजीनियरिंग है एक तरह से। आज हम समझेंगे कि बंजर ज़मीन जो होती है, वहाँ से हरे भरे वृक्ष बन जाने के पश्चात जो पूरी पारिस्थितिकी का निर्माण हो जाता है, वो कैसे होता है। चलो अपन शुरू करते हैं। पारिस्थितिक अनुकूलनता। देखो, इसमें जो प्रकृति का जो कर्मिक विकास होता है ना, उसकी बात की जाती है। जो जीव का जो कर्मिक विकास है, जो जैविक कर्मिक प्रक्रिया है, इसमें जो जैविक घटक हैं, जैविक जो मैंने पहले बताया था ना, जैविक घटक और जैविक घटक के बारे में, जो जैविक घटक हैं उनकी संरचना में परिवर्तन किस प्रकार होता है। देखो, सबसे पहले मान लो कि एक ज्वालामुखी फूटी और ये एक बंजर भूमि का निर्माण हुआ। ये एक बंजर भूमि है। यहाँ पर जो पहली बार एक जीव का जो विकास होगा ना, उसको बोलते हैं अपन पायनियर कम्युनिटी। पायनियर कम्युनिटी। अब देखो, इसको समझने के लिए, जो बाजरा होता है ना, राजस्थान में बाजरा होता है। बाजरे को एक बाजरे का किस्म का नाम है पायनियर बाजरा। उसका नाम क्यों रखा गया है कि वो बंजर भूमि में भी उग सकता है। उसके ऐड में जो प्रचार करते हैं उसमें ये बताया जाता है कि ऐसा बाजरा जो बंजर भूमि में भी उग सकता है। तो देखो, पायनियर कम्युनिटी उसी को बोलते हैं। पायनियर कम्युनिटी मतलब जो बंजर, सबसे पहले जो जिसका विकास होता है ना, जिस जीव का विकास होता है, उसको पायनियर कम्युनिटी बोलते हैं। मतलब पहली बार विकास। अब इसको पहली बार ये विकास हो गया, इसके जो नष्ट, ये फिर एक बार नष्ट भी हो जाएगा। लेकिन जब इसका नष्ट होगा ना, उसको नष्ट होने के बाद जब दोबारा विकास होगा, जो विकास होगा दूसरा, उसको बोलते हैं द्वितीयक अनुक्रमणता। द्वितीयक अनुक्रमणता। अनुक्रमणता क्या है? जैविक प्रक्रिया का कर्मिक विकास, जिसमें पहली प्राथमिक अनुक्रमणता क्या होगी? पायनियर कम्युनिटी, यानी पहली बार जीव का विकास। ये पीटी का और टेस्ट सीरीज का फेवरेट पर्सन है। पायनियर कम्युनिटी क्या होती है? जब पायनियर कम्युनिटी का अंत हो जाएगा, तो इसके बाद जो दोबारा विकास होगा, उसको क्या बोलते हैं? द्वितीयक अनुक्रमणता, यानी दोबारा विकास हुआ है। अब अनुक्रमणता के चरण किस तरह से होते हैं, मतलब पहली बार विकास किस तरह से होगा, उसके बाद दूसरा चरण कौन सा होगा, तीसरा चरण क्या होगा, अपन इसकी बात करते हैं। ये मुख्यतः 6 चरणों में इसको अपन बांट के देखते हैं। तो अपन बात करते हैं अनुक्रमणता के चरण। देखो, अनुक्रमणता के चरणों को समझाने से पहले मैं आपको एक कहानी समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, अपना भारत पहले अंग्रेजों के आने से पहले अपन केवल देसी लोग थे। मान लो ये बंजर भूमि हो गई अपनी, देसी लोग थे। फिर कोई भी जो बाहरी जो प्रजाति आती है, वो आके पहले वाला अपना बंजर हो गया, कोई दूसरा जीव नहीं था। अपने बाहरी जो डच वगैरह आए, वो अपने यहाँ पर आक्रमण किए, आक्रमण करके भारत में निवास करने लगे, या फिर आक्रमण करके दो आ गए, या जो कुछ आक्रमण करके नहीं आए थे वो मतलब दूसरे शहरों में आके बस जाते हैं, तो या प्रवसन के द्वारा। देखो, कोई दूसरे राज्य में आक्रमण करके पहुंच गए, अब उनको वहाँ पर लड़ाई वगैरह करनी पड़ेगी, अपना उपनिवेश जमाना पड़ेगा, अपना अस्तित्व जमाना पड़ेगा, इसलिए वो उपनिवेश करते हैं। तो उपनिवेश हो गया। अपन जैसे अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भारत में आके देशी राज्यों से आक्रमण किया। जब वो जीत गए तो वहाँ पर उपनिवेशीकरण हुआ। उपनिवेशीकरण होने के बाद प्रतिस्पर्धा होगी। जो बचे हुए जो राज्य थे वो आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे, कौन विजेता होगा, कौन किस पर अधिकार जमाएगा। तो यहाँ पर होगी प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा होने के पश्चात जो जीतने के पश्चात जो एक राज्य जीत गया, वो वहाँ की जो जनता होगी, जो लोकल कम्युनिटी होगी, या वहाँ का जो माहौल होगा, उसके साथ प्रतिक्रिया करेगा, अपने संबंध स्थापित करेगा, प्रतिक्रिया करेगा।
जब वो प्रतिक्रिया हो जाएगी तो उसको स्वीकार कर लिया जाएगा, यानी उसका सिविलाइजेशन हो जाएगा या स्थापन हो जाएगा। ये अंतिम चरण होता है सिविलाइजेशन या स्थापन का। अब देखो यही अनुक्रमता के चरण है। जैसे बंजर भूमि में सबसे पहले जीव का आक्रमण होता है, यानी कोई भी जीव आता है ना, पहला जीव, उसको आक्रमण या प्रवेशन होता है, यानी जो पायनियर कम्युनिटी होती है ना वो आती है। उसके बाद उपनिवेशीकरण होता है। उपनिवेशीकरण में क्या होगा, बीज का अंकुरण हो जाएगा। फिर वो वहाँ की जो स्थानीय जो और बाकी जो अन्य जो जीव होंगे या अन्य जो प्रजाति होंगे उनके साथ प्रतिस्पर्धा करेगा। प्रतिस्पर्धा होने के बाद वो पर्यावरण के साथ, यदि वो जीत गया तो पर्यावरण के साथ अपनी प्रतिक्रिया करेगा। प्रतिक्रिया के बाद जब वो पूरा पर्यावरण के साथ अपनी प्रतिक्रिया करके अपना संबंध स्थापित कर लेता है, उसके बाद उसको स्वीकार कर लिया जाता है, यानी वो मतलब अब बस सकता है उस जगह पर बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये पूरे चरण होते हैं। अब इनको अपन इकोलॉजी में समझते हैं। इकोलॉजी में कैसे होता है, पहला चरण होता है न्यूडेशन, यानी बंजर भूमि। न्यूडेशन, इसमें क्या होता है, इसमें बंजर भूमि होती है। इसमें जीव होता है नहीं, ये बंजर भूमि होती है, इसमें जीव नहीं होता। न्यूडेशन के बाद कोई दूसरा जीव आएगा, कोई पदार्थ आएगा या कोई तत्व आएगा, वो आक्रमण करता है ना, यानी इन्वेजन होगा। इन्वेजन हो गया या माइग्रेशन, या तो माइग्रेशन के द्वारा गया या आक्रमण करके आएगा, माइग्रेशन या इन्वेजन। जैसे एग्जाम्पल इसमें कौन कौन से होते हैं, जब पारिस्थितिक अनुक्रमण होता है उसमें क्या क्या होता है, जैसे लाइकेन, कवक। तो लाइकेन के बारे में एक फैक्ट ध्यान रखना, आजकल यूपीएससी पीटी में यहाँ से प्रश्न पूछते रहते हैं। मतलब आजकल जो पहले तो जीव जंतुओं के बारे में, पेड़ पौधे के बारे में ज़्यादा प्रश्न पूछते थे, लेकिन आजकल लाइकेन वगैरह के बारे में भी प्रश्न पूछने लग गए। लाइकेन के सहजीवी कौन से होते हैं, इसके शैवाल और कवक सहजीवी होते हैं। भारत में पहला लाइकेन पार्क बनाया गया है, मुनस्यारी पार्क। ये कहाँ पर है, कुमाऊं, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है ये। भारत का पहला लाइकेन पार्क कौन सा है, मुनस्यारी है, कुमाऊं, जो कि कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। पृथ्वी के कुल कितने क्षेत्र पर है लाइकेन, ये 6 से 8% क्षेत्र पर लाइकेन पाया जाता है पृथ्वी के कुल क्षेत्र पे। ध्यान रखना इन फैक्ट को। तो जो इन्वेजन और माइग्रेशन के द्वारा आते हैं कौन कौन से जीव होते हैं, लाइकेन, मॉस, कवक, ये होते हैं इन्वेजन के थ्रू आते हैं। इसके बाद ये अपनी कोलोनाइजेशन करेंगे, यानी बीज का, यहाँ पर इन लाइकेन और मास में बीज का अंकुरण होगा, तो उस अंकुरण को क्या बोलते हैं, कोलोनाइजेशन, यानी उपनिवेशीकरण करेंगे। इसमें क्या होता है, बीज का अंकुरण। इसके पश्चात अपनी कॉलोनी बनाने के बाद क्या होगा, वो बाकी जो और दूसरे जीव होंगे उनके साथ इसकी प्रतिस्पर्धा होगी, यानी क्या होगा, कंपटीशन। इसमें क्या होगा, दूसरे संसाधनों को लेकर दूसरे जीवों के साथ इसमें प्रतिस्पर्धा होगी। प्रतिस्पर्धा के पश्चात जो जीतेगा वो पर्यावरण के साथ प्रतिक्रिया करेगा, यानी रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा किसके साथ, पर्यावरण के साथ। और पर्यावरण के साथ रिएक्शन करने के बाद, यानी पर्यावरण के साथ अपने संबंध स्थापित कर लिया, तो उसको अपनी सिविलाइजेशन बना लेगा, अपनी सभ्यता का निर्माण करेगा, सिविलाइजेशन का निर्माण करेगा, यानी स्थापन हो जाएगा इसका। अब देखो सिविलाइजेशन के समय क्या होगा, यहाँ पर प्रतिस्पर्धा के समय कुछ प्रजातियाँ नष्ट हो जाएंगी, कुछ का निर्माण होगा, यानी कुछ प्रजातियाँ स्थापित होती हैं और कुछ नष्ट हो जाती हैं। पर्यावरण में जब भी परिवर्तन होता है तो कुछ नष्ट होती हैं और कुछ
स्थापित होती है। अब एक बात ध्यान रखना, अभी जो प्रतिस्पर्धा और प्रतिक्रिया हुई ना, इन सब में जो प्रजाति शुरू से लेके अंत तक चलती है, मतलब उसका शुरुआत से लेके अंत तक बनी रहती है, सक्षम रहती है, उसको बोलते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्लाइमैक्स कम्युनिटी, क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या हुई? देखो, फिल्म का क्लाइमैक्स क्या होता है? जो शुरू से अंत तक अपने बोलते हैं ना कि यार इसका क्लाइमैक्स खराब नहीं करना, क्लाइमैक्स तक इसको देखते हैं। क्लाइमैक्स क्या होता है? जो शुरू से लेकर अंत तक बनी रहती है। तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या होती है? जो शुरुआत से लेके अंत तक बनी रहती है, अंत तक सक्षम रहती है, लेकिन जो एक दूसरे पर प्रतिस्थापित होती रहती हैं। जैसे एक सीरीज आ गई, उसके बाद दूसरी सीरीज आएगी, दूसरी के बाद तीसरी सीरीज आएगी, तो सीरीज के बाद दूसरी सीरीज आती रहती है ना, मतलब एक के बाद दूसरा स्थापित होती रहती है, उसको क्या बोलते हैं? सीरीज कम्युनिटी। तो उसको क्या बोलेंगे? सीरियल कम्युनिटी। समझ आया? पायनियर कम्युनिटी और सीरियल कम्युनिटी क्या होती है? इन दोनों में ये अंतर ध्यान रखना, पायनियर कम्युनिटी का और सीरियल कम्युनिटी का। क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या होती है? जो शुरू से लेके अंत तक सक्षम रहती है, और सीरियल कम्युनिटी जो प्रतिस्थापित करती रहती है। क्या करती रहती है? प्रतिस्थापित होती रहती है। अच्छा, पर्यावरण में जो परिवर्तन होता है उसमें प्रतिस्थापन होता रहता है, तो किन किन कारणों से होता है और उनको क्या बोलते हैं? देखो, जो प्रतिस्थापन होता है ना, ये जो प्रतिस्थापन हो रहा है वो या तो पर्यावरण के बाह्य कारकों के कारण होगा। बाह्य कारक मतलब उस जीव को रहने के लिए कारक जो उसके लिए जरूरी थे, बाहर जो वातावरण जरूरी था वो मौजूद नहीं होगा, इसके कारण उसका प्रतिस्थापन हो जाएगा। तो बाहरी कारणों के कारण जो प्रतिस्थापन होगा उसको क्या बोलते हैं अपन? एलोजेनिक। समझे? एलोजेनिक क्या है? जो प्रतिस्थापन हो रहा है ना, ये बाहरी कारकों के कारण हो रहा है, और यदि और खुद के कारण, मतलब खुद में ही जीव में अब इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने आप को बनाए रख सके, तो उसको अपने आप को प्रतिस्थापन करना पड़ रहा है। या तो खुद के द्वारा जो आंतरिक कारकों के कारण जो प्रतिस्थापन होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑटोजेनिक। समझ आया? ऑटोजेनिक क्या होता है? यानी जीव के द्वारा आंतरिक पर्यावरणीय शोधन, यानी अपने आंतरिक कारणों के कारण, अपने खुद के कारण ही वो अपने आप को प्रतिस्थापित करता है, उसमें संशोधन होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑटोजेनिक। ऑटो यानी खुद के द्वारा, ऑटोमेटिक हो रहा है, खुद के द्वारा ही हो रहा है। एलोजेनिक, ये तो हो गया इसका काम तमाम। एलोजेनिक और इसका तो काम तमाम हो गया, यानी प्रतिस्थापित हो गया बाहर के द्वारा। बाहर ऐसा वातावरण नहीं मिला, इसके कारण इसने स्वयं को प्रतिस्थापित कर लिया। एलोजेनिक और ऑटोजेनिक, ध्यान रखना। एलोजेनिक और ऑटोजेनिक क्या होता है? क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या होती है? सीरियल कम्युनिटी क्या होती है? इन दोनों के बारे में ध्यान रखना, दोनों का अंतर ध्यान रखना। अब अपन बात करें अनुकूलन। अब इनमें प्रतिस्थापन हो रहा है, इनमें अनुकूलन भी तो होता है, जो मैंने पीछे भी बताया था आपको, जो पहला क्लास फर्स्ट में अपन बात कर रहे थे ना इकोटोन की, तब मैंने अनुकूलन वगैरह के बारे में बताया था। तो अब वो दोबारा देखते हैं थोड़ा विस्तार से। अनुकूलन जो परिस्थिति में जो जीवों का अनुकूलन होता है रहता है ना, अनुकूलन करते क्यों है? पहली बात तो कोई जीव अनुकूलन करता ही क्यों है? देखो, सभी जीव अपने पर्यावरण में अपना एक अच्छा जीवन स्तर बनाए रखने के लिए पर्यावरणीय कारकों के कारण या बाह्य कारकों के कारण खुद में परिवर्तन करते रहते हैं, ताकि उसमें अपना जीवन यापन कर सके पर्यावरण में। तो जीव में परिवर्तन या तो दृश्य रूप से हो सकता है या अदृश्य रूप से हो सकता है। पहला क्यों कर रहे हैं? ताकि बेहतर रूप से जीवन यापन कर सके। अनुकूलन यानी खुद में परिवर्तन कर रहे हैं, तो कौन कौन सा परिवर्तन हो सकता है? या तो दृश्य हो सकता है या अदृश्य, यानी अपने को दिखाई नहीं दे रहा। दृश्य में जैसे कि उसकी संरचना में परिवर्तन हो गया, यानी इसमें तो संरचना में परिवर्तन हो गया। जैसे पूंछ, अपने जो इंसान की पूंछ हट गई, अपन खड़े होकर चलने लग गए, तो अपने हाथों के बनावट में चेंज हो गया। और अदृश्य है, अपनी आदतों में परिवर्तन कर लेते हैं। जब अपन अपनी आदतों में ही परिवर्तन कर लेते हैं उसको अदृश्य बोलते हैं। जो संरचना में परिवर्तन होता है ना, उसको संरचनात्मक अनुकूलन बोलते हैं। संरचना में परिवर्तन होने को संरचनात्मक अनुकूलन बोलते हैं।
और जो आदतों में परिवर्तन होता है उसको व्यवहारात्मक अनुकूलन बोलते हैं। तो समझ में आया संरचनात्मक अनुकूलन क्या होते हैं और व्यवहारात्मक अनुकूलन क्या होते हैं जब आदतों में ही परिवर्तन आ जाता है। अच्छा, आपने हाइबरनेशन और ओस्टिवेशन के बारे में सुना है? देखो पीटी में पूछा था या देखिए मुझे ठीक से याद नहीं है, ये मैंने किसी पेपर में ये प्रश्न किया था कि ओस्टिवेशन क्या होता है या हाइबरनेशन क्या होती है। ये अपने यूपीएससी से रिलेटेड किसी पेपर में देखा था। तो अपन देखो बात करते हैं हाइबरनेशन क्या होता है। हाइबरनेशन देखो जो ठंडे क्षेत्र होते हैं ना, ठंडे क्षेत्र उसमें या फिर शीत ऋतु में कुछ जीव ऐसे होते हैं कि जो अपने आप को, ताकि उनकी ऊर्जा नष्ट ना हो इसके कारण अपने आप को निष्क्रिय कर लेते हैं। शीत ऋतु में निष्क्रिय कर लेते हैं खुद को, मतलब काम दाम कुछ करते नहीं है और सीधा निष्क्रिय होकर बस पड़े रहते हैं जब तक शीत ऋतु है, ताकि उनमें जो उनकी ऊर्जा थी वो बची रहे और ऊर्जा नष्ट ना हो, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें। तो समझ में आया ना कि हाइबरनेशन क्या होता है। यानी हाइबरनेशन क्या होगा कि जो शीत ऋतु के अंदर कुछ जीव निष्क्रिय हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल में जो ठंडे क्षेत्रों में भालू होता है, शीत ऋतु में इतना कार्य वगैरह नहीं करता, खुद को निष्क्रिय कर लेता है, इस कारण उसकी ऊर्जा का ह्रास नहीं होता और उसमें ऊष्मा बची रहती है ताकि वो जीवन यापन ठीक से कर पाए। दूसरा ओस्टिवेशन होता है, सेम यही होता है, बस इसमें ऐसे जीव होते हैं जो गर्मी के समय में अपने आप को निष्क्रिय करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ओस्टिवेशन। इसमें ग्रीष्म या शुष्क ऋतु में खुद को निष्क्रिय कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल देखें तो घोंगे होते हैं ना, वो जब ग्रीष्म ऋतु होती है, शुष्क ऋतु होती है, उसमें खुद को निष्क्रिय कर लेता है, ज़्यादा चलते फिरते नहीं है। तो हाइबरनेशन क्या होता है समझ आ गया। ओस्टिवेशन क्या होता है? हाइबरनेशन में ठंडे शीत ऋतु में निष्क्रिय होते हैं और ओस्टिवेशन में ग्रीष्म या शुष्क ऋतु में खुद को निष्क्रिय कर लेते हैं। अच्छा, एक और होता है यूरीथर्मल। देखो पृथ्वी पर दो प्रकार के तापमान क्षेत्र होते हैं। जैसे रेगिस्तान होता है ना, रेगिस्तान में क्या होता है, यहाँ पर रेगिस्तान में क्या होगा कि दिन के समय में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो गया और वहीं रात्रि के समय में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसमें ये दो तापमान परास है ना, तापमान परास अधिक होती है। और कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनमें तापमान दिन के समय में तापमान हो गया 20 डिग्री और रात्रि के समय में हो गया 18 डिग्री, मतलब इनके तापमान परास कम होती है। तो यूरीथर्मल क्या होता है? यूरीथर्मल ये क्या होता है? ये वो जीव होते हैं जो अत्यधिक तापमान परास में, यानी दिन में 50 डिग्री सेल्सियस में भी रह पा रहे हैं और रात में जो 15 डिग्री सेल्सियस है उसमें भी अपने शरीर के तापमान को बनाए रखते हैं, यानी अपने तापमान को बाहरी वातावरण के अनुसार बनाए रखते हैं और उसमें जीवित रह पाते हैं। यानी अत्यधिक तापमान परास में भी अत्यधिक हो उसमें भी जीवित रह पाते हैं। जैसे मनुष्य अत्यधिक तापमान परास में भी रह पाता है ना। अच्छा, इसको समझने के यूरीथर्मल को समझने के लिए मैं बताऊँ, यूरीथर्मल यानी अपने यूरिन के द्वारा थर्मल तापमान को निकाल देता है, मतलब अधिक तापमान हो रहा है तो अपने यूरिन के द्वारा अपने तापमान को निकाल देता है। समझने के लिए, बस याद रखने के लिए, ताकि ये वर्ड याद रहे। यूरीथर्मल यूरिन के द्वारा अपने तापमान को बाहर निकाल देता है। तापमान परास अत्यधिक होने पर मनुष्य जीवित रह सकता है। वहीं एक होता है स्टेनोथर्मल। स्टेनोथर्मल में क्या होता है कि अधिक तापमान परास में ये जीवित नहीं रह पाते, यानी यदि अधिक तापमान परास हुआ उसमें ये मर जाएंगे, तापमान परास में जीवित नहीं रह पाते, इसमें नष्ट हो जाते हैं। तो स्टेनोथर्मल में क्या होता है? अधिक तापमान वो जीव जो अधिक तापमान परास में जीवित नहीं रह पाते। स्टेनो यानी अपने तापमान को, स्टेनो यानी स्टोर कर लिया, थर्मल तापमान को
अपने तापमान को स्टोर कर लिया, यानी अत्यधिक जो तापमान परास होगा उसमें ये जीवित नहीं रह पाते। यूरीथर्मल अत्यधिक तापमान परास में भी अपने तापमान को बनाए रखते हैं या उसमें जीने के लायक अपने अंदर ऊष्मा का बनाए रखते हैं। तो यूरीथर्मल और स्टेनोथर्मल दोनों समझ में आ गए। अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। पारिस्थितिक अनुक्रमणता अपन ने कंप्लीट कर ली है, जिसमें अपन ने पायनियर कम्युनिटी क्या होता है इसके बारे में देखा है, जीव का विकास के बारे में देखा है, अनुक्रमणता का चरण कौन सा होता है, न्यूडिशन, इन्वेजन, कोलोनाइजेशन और प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, रिएक्शन, प्रतिक्रिया पर्यावरण के साथ, सिविलाइजेशन यानी स्थापन, और इस स्थापन होगा तो उसमें कुछ प्रजातियां शुरू से लेकर अंत तक बनी रहती हैं, उनको क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं। और प्रतिस्थापन जो अपने आप को प्रतिस्थापित करते हुए चलती हैं यानी जो सीरीज होती है ना मूवी की, उसकी तरह चलती रहती हैं, जैसे इनको बोलते हैं सीरियल कम्युनिटी। अनुकूलन अपन ने देख लिया कि दृश्य और अदृश्य दो प्रकार का होता है। दृश्य यानी जिसमें संरचना में परिवर्तन हो जाए उनको संरचनात्मक अनुकूलन बोलते हैं, और यदि आदतों में परिवर्तन होता है तो उनको व्यवहारात्मक अनुकूलन बोलते हैं। हाइब्रिडेशन क्या होता है, ठंडे शीत ऋतु में निष्क्रिय कर लेते हैं खुद को। ओस्टिवेशन क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में खुद को निष्क्रिय कर लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल घूंगा। यूरीथर्मल यानी अत्यधिक तापमान परास में भी खुद को जीवित रख सकते हैं, जैसे मनुष्य है। स्टेनोथर्मल यानी अत्यधिक तापमान परास है तो उसमें जीवित नहीं रह पाएंगे। अच्छा, इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको और समझ लो। देखो ये टॉपिक क्या है, ये देखो अपन शुरू से लेकर अंत तक, जैसे जीव है, जीव सबसे छोटी इकाई क्या है, मनुष्य सबसे मतलब जो अपने पारिस्थितिक तंत्र है उसमें सबसे छोटी इकाई कौन सी है, जीव से बड़ा क्या है, जीव मतलब 2-4 लोग मिलकर आपस में उसको क्या बोलेंगे अपन, कुछ लोग मिल जाएंगे उसको जनसंख्या। जनसंख्या से का मतलब जनसंख्या, कुछ लोगों की जो जनसंख्या उसको अपन क्या बोलते हैं यार, उनका वो समुदाय है ना, क्या बोलते हैं, समुदाय। समुदाय जो अपन पहले जो शुरू वाले टॉपिक में बात किया था, पारितंत्र क्या होता है, पारिस्थितिक और पारितंत्र क्या होता है। पारितंत्र जो जिसमें अपन अन्योन्य आश्रित क्रियाएं करते हैं, तो कोई भी किसी भी जीव का जो समुदाय है, जैसे अपन बात करें मनुष्य का कोई समुदाय है, मनुष्य के समुदाय में उसके जैविक घटक और अजैविक घटक अपने पारितंत्र के अनुसार होंगे ना, कि जैसे कुछ जो ध्रुवों पर रहते हैं जो, या फिर कुछ पहाड़ों पर रहते हैं, उनका पारितंत्र बिल्कुल अलग होगा, उनका रहन सहन अलग होगा, सारा तरीका, और उनके जो आसपास जो घटक होते हैं उनके साथ वो अन्योन्य आश्रित रहते हैं या उन्हीं पर आश्रित रह सकते हैं। तो ये पारितंत्र रहता है उनका, अपने एक पारितंत्र में समुदाय निवास करता है। पारितंत्र कहाँ पर रहता है, एक भूदृश्य पर, है ना, कोई भूभाग है। पारितंत्र से बड़ा वाला क्षेत्र क्या होगा, भूपरिदृश्य है, कोई भी है तो भूमि का है, जल का है, कोई भी परिदृश्य है, पारितंत्र वहीं तो पाया जाता है ना। और देखो ये एक क्षेत्र है, यहाँ पर जल है, यहाँ पर भूमि है, तो ये अलग पारितंत्र हुआ, ये अलग पारितंत्र हुआ। लेकिन इसकी यदि जलवायु एक समान है, जैसे ये मान लो कि 0 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच का क्षेत्र है, जहाँ पर एक जगह तो जल है, दूसरी जगह स्थल है, तो ये भूदृश्य, तो एक ये भूदृश्य हुआ, ये दूसरा भूदृश्य हुआ, है ना। लेकिन पूरी जलवायु तो एक ही होगा ना। और आपको पता होगा कि समान जलवायु वाले क्षेत्रों क्या बोलते हैं, बायोम बोलते हैं। बायोम में क्या होता है, जो जलवायु होती है वो समान होती है। तो पारिदृश्य से बड़ा क्या होगा, बायोम। और बायोम कहाँ पाया जाता है, सबसे बड़ा, बायोम से बड़ा मतलब एक होगी, एक प्रकार की जलवायु तो कौन सी होगी, बायोम। लेकिन जो पूरा जो जिसमें स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल तीनों जब शामिल हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, जीवमंडल। तो ये जो चक्कर, पहला चक्कर जीव से बड़ी जनसंख्या, जनसंख्या कहाँ, समुदाय बोलते हैं। समुदाय कहाँ रहता है, पारितंत्र में। पारितंत्र कहाँ, भूदृश्य पर। भूदृश्य से बड़ा कौन सा हो गया, बायोम। और बायोम से बड़ा जीवमंडल। इन सबको पता है क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं 7 मेजर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोलॉजी। ये प्रश्न पूछा गया था, पर शायद टेस्ट में पूछा गया था, जो मेरे अच्छे से दिमाग में है अभी भी। तो क्या था कि उसमें पूछा था कि इनका क्रम क्या होता है,
जीव से जनसंख्या, जनसंख्या समुदाय, पारितंत्र, भूदृश्य और बायोम, जीवमंडल। आपको वैसे नॉर्मली कॉमन सेंस लगाएंगे तो अपने को बैठे बैठे भी याद करेंगे कि हाँ यार, अपने से बड़ा तो जनसंख्या होता है, जनसंख्या से अपन पूरा समुदाय होता है, और समुदाय पारितंत्र में रहता है, पारितंत्र में, ताकि वो अपने जो आसपास के जो संसाधन हैं उनके साथ अन्योन्य अंतःक्रिया स्थापित कर सकता है। और ये भूदृश्य पर होता है, और एक प्रकार जब समान प्रकार की जलवायु होती है तो उसको अपन बायोम बोलते हैं, और बायोम से आगे जीवमंडल। बायोम क्या होता है, पारितंत्र क्या होता है, इसके बारे में अपन नेक्स्ट टॉपिक में और बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में अपन सुपोषण की बात करेंगे, और उसके बाद अपन पारितंत्र और बायोम की बात करेंगे। तो आज का टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक अपन सुपोषण की बात करेंगे, और उसके बाद बायोम की बात करेंगे, और फिर बायोम के बाद अपन आर्द्र भूमि और उसके पश्चात मैंग्रोव वगैरह की बात करेंगे। अपना ये इकोलॉजी का बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपन जैव विविधता की बात करेंगे। चलो ठीक है, बाय बाय।